सुप्रभात मित्रों, आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और उसी प्रकरण में आज हमारा विषय है पररूप संधि। तो पररूप संधि का मतलब क्या है कि पूर्व वाला वर्ण जो है वो पर की तरह से हो जाए, परवर्ण की तरह से हो जाए, तो उस संधि को कहते हैं पररूप संधि। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि में क्या था कि परवर्ण जो था, बाद वाला वर्ण जो था वो पूर्व की तरह से हो जाए, पहले की तरह से हो जाए, उसे हम पूर्व रूप संधि कहें। जैसे संधि का संधि विषय चल रहा, तो संधि के विषय में हम लोग जानते हैं कि संधि का अर्थ यानी वर्ण का विषय, इसलिए दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जैसे हम लोगों ने संधि प्रकरण में दीर्घ संधि पढ़ा, ठीक है, वृद्धि संधि पढ़ा, गुण संधि पढ़ा, यण संधि पढ़ा, और उसके उपरांत क्या है? आयादि संधि पर और पूर्व रूप संधि पढ़ा। तो इन सब में इनका कोई ना कोई एक सूत्र था और वो सूत्र सिद्ध करता था कि इस संधि में कौन सा पर वर्ण होगा, कौन सा उत्तर वर्ण होगा, या पूर्व वर्ण कौन सा होगा, पर वर्ण कौन सा होगा, आदेश कौन सा होगा। इन सभी बातों को सूत्र निर्धारित कर देता था। दीर्घ संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि हरस्व या हरस्व मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, या दीर्घ दीर्घ मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। गुण वर्णों में पढ़ा कि आ ए ओ आदेश हो जाएंगे, यानी इनकी आदेश होगी। गुण वर्णों की तो गुण संज्ञक वर्ण अगर आदेश में हो रहे हैं तो गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि में पढ़ा कि अगर आ, ई और औ आ रहा है, या कह सकते हैं आ, आई और अ वर्ण आ रहे हैं, तो वो वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे, इसलिए वो वृद्धि संधि हो गई। यण संधि में हम लोगों ने पढ़ा या वाला आदेश हो रहा था, इसलिए यण संधि। आयाद संधि में आय आद यानी आय आओ आय आओ ये आदेश हो रहे थे, इसलिए इसको कहा गया आयादी संधि। पूर्व रूप संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि पर वर्ण जो था वो पूर्व की तरह से हो जाए, उसे पूर्व रूप संधि कहा गया। अब पर रूप संधि में हम लोगों को पढ़ना है कि पर रूप संधि में जो पर वर्ण की तरह से क्या है होना है, किसको? पूर्व वर्ण को। पूर्व वर्ण में क्या है? पूर्व रूप संधि में पढ़ा कि परवर्ण जो था वो पूर्व की तरह से हो रहा था, लेकिन अब इसमें उल्टा इसका सेम विपरीत हो जाएगा कि जो पूर्व वर्ण है वो किसकी तरह से हो जाएगा? पर की तरह से हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? पर रूप संधि। अब हम एक उदाहरण के द्वारा सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर लेते हैं, और ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो पर रूप संधि होगी कैसे, या कह सकते हैं इसका अर्थ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो पर रूप संधि देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। तो प्रश्न पूछा गया इसमें संधि कौन सी होगी, या इसका सही संधि रूप क्या होगा, ठीक है। इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रा क्या है। प्रा अगर हलंत कर देते हैं तो इसमें आ मिल जाता है, आ मिल जाता है, और प्लस क्या है? एजते, एजते। अब इसमें देखते हैं कि ये जो पूर्व वर्ण है ये क्या कर रहा है कि परवर्ण की तरह से, यानी क्या है? ये परवर्ण की तरह से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, यानी आ का विलोप जो है वो ए में हो जाएगा, यानी पर की तरह से हो जाएगा, इसलिए इसको पर रूप संधि कहा गया। अब इसमें हम देखते हैं कि आ का जो ये आ है इसका अस्तित्व बिल्कुल विलोप हो रहा है और ए में जाकर के मिल रहा है। अब ये क्या हुआ? यह हम कह सकते हैं आ यहां से बिल्कुल हट ही गया है, इसमें मिल गया है, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात हमको दृष्टव्य नहीं हो रहा है, अवलोकित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रा है ये क्या करेगा? ए में मिलेगा, तो प्रा हलंत के रूप में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए मिलेगा तो ए की मात्रा हो जाएगी, और बचा क्या? जते। तो क्या हुआ? प्रेज्यते। तो अब इसमें हम देखते हैं कि प्रेज्यते क्या हुआ? इसका संधि हुआ। प्रेज्यते क्या हुआ? इसका संधि हुआ। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर हम जब पर रूप संधि पढ़ें तो पूर्व रूप भी पढ़ें, और पूर्व रूप पढ़ें तो पर रूप भी पढ़ें। दोनों संधियां जब एक साथ पढ़ते हैं तो हमारी समझ में जल्दी आएगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है कि पहले हम पूर्व रूप को थोड़ा सा समझ लेते हैं, अभी परवर्ण समझ में आ जाएगा। पूर्व रूप में संधि में क्या था कि ए क्या था? ए और ओ पूर्व में था, और इसके बाद में क्या था? ये आ से मिलता था, हर्ष आ आता था।
और इसके मिलने से ये क्या हो जाता था, ये अब यहाँ पर देखेंगे किसका है, पूर्व रूप का, पूर्व रूप का। अब दोनों अब इसमें ये देखते हैं कि ये पूर्व रूप का हुआ और पर रूप का लिख लेते हैं, तो इसमें हर्षु आ होगा और इसमें क्या हो जाएगा, ए या ओ हो जाएगा। ये क्या है, पर रूप है, पर रूप संधि। अब इसमें दोनों में समझिएगा आप लोग कि अब देखिए पहले क्या था, पूर्व रूप संधि में क्या था, ए और ओ जो था वो पूर्व में था और आ क्या था, पर में था। अब पर रूप में देखते हैं, पर रूप में देखते हैं कि ये जो आ है ये पूर्व में है और ए ओ क्या है, पर में है। अब इसमें कंडीशन ये महर्ष पाणिनि ने कहा कि ये जो आ है ये दोनों कंडीशन में, दोनों स्थितियों में, चाहे वो पूर्व रूप में हो या पर रूप में है, आ में ही परिवर्तन हो सकता है और किसी वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये क्या था, आ ए या ओ से मिल रहा था, तो ये क्या बन रहा था, आ जो था ए और ओ के रूप में आ रहा था। अब इसमें महर्ष पाणिनि ने क्या बताया कि आ जो है ए और ओ के साथ मिलने पर ये पूर्व की तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि महर्ष पाणिनि के द्वारा ये जो सूत्र रचित क्या हुआ गया, आपने पढ़ा एंगा पदांताति, एंगा पदांताति, यानी एंग प्रत्याहार पदांत क्या है, पदांत पदांत ए और ओ वर्णों के साथ अगर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आ जो है वो क्या होगा, पूर्व वर्णों की तरह से मिल जाएगा। अब एक बात और समझिए, अब इसमें क्या है कि मिटना तो दोनों स्थिति में, यानी अस्तित्व विलोपित होना है, चाहे वो पूर्व का हो या पर का, दोनों स्थितियों में मिटना अस्तित्व है आ का। सीधी से एक बात समझिए कि आ क्या है, ह्रस्व वर्ण है, आ क्या है, ह्रस्व वर्ण है, यानी इसकी एक मात्रा है। इसकी कितनी मात्रा है, एक, और ए और ओ की मात्राएं कितनी है, दो दो मात्राएं हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विजय उसी की होती है जिसके पास बल और पौरुष ज्यादा होता है। तो बल और पौरुष यहाँ पर अगर हम साधारण सी बोलचाल की अपनी भाषा में कहें, ए और ओ के पास ज्यादा है, तो विलोपित किसको करेंगे, आ को करेंगे। कंडीशन ये है कि आ ह्रस्व है और ये दीर्घ में मिल जाएगा। अब दूसरी स्थिति में समझें कि अब वो आ ने महर्ष पाणिनि से क्या कहा कि नहीं, अब हमको इनके साथ तो नहीं रहना भाई, ये केवल एक समझाने का तरीका है आपको कि ए महर्ष पाणिनि ने से आ ने क्या कहा कि हम अब यदि बाद में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ए और ओ हमको मिला करके अपने रूप में ले लेते हैं। अब अगली बार हम क्या है कि बाद में नहीं रहेंगे, हम पहले रहेंगे। तो कहा ठीक है, कोई टेंशन न लीजिए, कोई तनाव न लीजिए, हम अगली बार आपको हम पहले कर देंगे। और सूत्र क्या दिया, एंग क्या दिया, एंग पर रूपम, एंग पर रूपम, ठीक है। तो कहा एंग पर रूपम में जब दे दिया तो आ को पहले कर दिया। लेकिन फिर वही कंडीशन ये है कि बलवान व्यक्ति चाहे पीछे रहे या आगे रहे, निर्बल ही उसमें मरेगा या निर्बल का ही अस्तित्व विलुप्त होगा। तो आने तो वहां पर जिद करके तो आगे तो हो लिया, लेकिन ऐसी स्थिति में अस्तित्व विलोप होगा तो आ ही का। कंडीशन ये है कि आ का ह्रस्व है और ए ओ जो है वो दीर्घ है। तो कहने के पास ये निर्बल है और ये सबल है। ऐसी स्थिति में आ जो है ए के साथ मिल जाएगा, आ जो है किसके साथ मिल जाएगा, ए के साथ मिलेगा और ओ के साथ भी मिल जाएगा। दोनों स्थितियां क्या होंगी, इसके साथ मिल जाएंगी और आ का अस्तित्व क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो मिलेगा तो कहां से, यानी ये आ ही मिलेगा, ए और ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं, इधर देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है कि आकारांत उपसर्ग के बाद। अब ये ध्यान रखना, आकारांत उपसर्ग होना चाहिए पर रूप संधि में। पर रूप संधि में क्या होगा, आकारांत उपसर्ग, यानी आकारांत ऐसे उपसर्ग जिनका अंत क्या हो रहा है, आ से हो रहा है, यानी आ। अब ये ध्यान रखना, ह्रस्व आ से होना है। किस आ से, ह्रस्व आ से। जब ह्रस्व आ से हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, जब ह्रस्व आ पूर्व में होगा तब भी क्या हो जाएगा, पूर्व पर रूप संधि होगी, तब भी क्या होगी, पर रूप संधि होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे सब लोग ध्यान देंगे कि पहले इसको समझ लेते हैं कि आकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ। ए ओ क्या है, एंग है, क्या है, एंग। एंग का मतलब होगा एंग प्रत्याहार। आप लोग जानते हैं, कई बार बताया जा चुका है। एंग प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि जो महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों में दिया, ए दिया है, ओ दिया है और अंगा,
एओंग, एक सूत्र क्या दिया, एओंग दिया है। और एओंग में क्या है, एओंग का ए और अंगा मिल करके क्या है, एक प्रत्याहार बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, एंग कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, एंग हो जाएगा। तो एंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर रूप हो जाता है। अब इसमें देखेंगे, थोड़ा सा सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र की व्याख्या क्या है, क्या बताया कि इसमें देखेंगे कि सूत्र में महर्षि पाणिनि ने दिया एंग पर रूपम, एंग पर रूपम। अब देखेंगे इसमें क्या दिया, एंग, तो एंग का मतलब क्या है, एंग यहां पर सप्तमी क्या हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन होने के कारण ये क्या होगा, जहां पर सप्तमी का संधि वर्ण में ये संधियों प्रकरण में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि जहां पर एंग आता है, या कह सकते हैं सप्तमी आ रहा है, ऐसी स्थिति में वो परवर्ण ही होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, एंग जो है वो सप्तमी का एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, पर में आएगा, यानी उत्तर वर्ण में आएगा। और वो होगा क्या, पर रूपम, और वो क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। अब इससे क्या है कि इससे पूर्व में क्या होगा कि उपसर्गागतः से क्या करेंगे, उपसर्गागतः जो सूत्र है उससे क्या करेंगे, आवर्णांत उपसर्ग का हम अनुवृत्ति कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब समझ लें सूत्र। एंग, एंग का मतलब क्या हुआ, एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आएंगे, क्या हो जाएंगे, ए और ओ वर्ण आएंगे, दो वर्ण आएंगे, आ जाएंगे ए और ओ। और इससे और क्या हो जाएगा, उपसर्गागता से, यानी उपसर्ग के आने पर, तो उसमें उपसर्ग कौन से आएंगे, आवर्णांत उपसर्ग आएंगे। ऐसी स्थिति में जब आवर्णांत उपसर्ग आएंगे तो क्या हो जाएगा कि अवर्णांत उपसर्ग यदि ए और ओ से मिलेंगे तो क्या है कि आ अपने अस्तित्व को विलोप करके ए और ओ की तरह से हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं कि पूर्व वर्ण में क्या होगा, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग हो जाएगा। पर वर्ण में क्या होगा, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु रूप होंगे। संधि वर्ण यानी आदेश क्या होगा, पर रूप होगा, लेकिन क्या होगा, ए और ओ के समान रूप, ए और ओ के समान रूप हो जाएगा। अब उदाहरण के द्वारा इस संधि को और समझ लेते हैं। जैसे अभी एक सूत्र दिया गया था, प्रेज्यते, क्या दिया गया था उदाहरण में, प्रेज्यते, प्रेज्यते। अब इसमें ये प्रश्न दे देगा कि प्रेज्यते में संधि होगी, तो प्रेज्यते में हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रेज्यते में प्र और प्लस एजते मिलकर के हुआ है, इसलिए इसमें पर रूप संधि होगी। तो इसका अगर कभी ये पूछ लेता है कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो हम लोगों को उत्तर देना है पर रूप संधि होगी। और अगर इसका सही संधि विच्छेद कभी ये कहता है कि प्रेज्यते का सही संधि विच्छेद होगा, तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्र प्लस एजते, क्या हो जाएगा, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और जब इसका हम संधि करेंगे तो क्या हुआ, प्र प्लस आ हो जाएगा और प्लस एजते हुआ, ऐसे देख लेते हैं। और ये आ क्या होगा, ए में मिल जाएगा और प्रा बचेगा, और जब इधर से ए इसमें मिल जाएगा तो ए की मात्रा हो जाएगी और बचेगा क्या, जते, तो क्या हुआ, प्रेजते। ठीक, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उप प्लस ओषति, ओषति। अब देखेंगे इसको हम अगर हलंत में करते हैं तो पा हलंत हो जाएगा और आ मिल जाएगा, और क्या है, इधर से ओ मिल रहा है, ओषति लिख लेते हैं। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए कि आ जब ओ के साथ मिलेगा, आ क्या है, जब ओ के साथ मिलेगा तो ये पूर्व रूप सॉरी पर रूप की तरह से हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अब यहां पर क्या हो गया, उपोषति, क्या हो जाएगा, उपोषति। और ध्यान देंगे जैसे और क्या हो जाएगा, प्रा प्लस ओषति। एक उदाहरण और देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्रा प्लस ओषति, क्या हो जाएगा, प्रा प्लस ओषति, प्रा प्लस ओषति, प्रा प्लस ओषति। तो प्रा प्लस औसत, इसको हम फिर पुनः करेंगे तो प्रा हो जाएगा और इधर से औसत मिल जाएगा, और ए आ क्या होगा, ओ में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रोषति। तो इस तरह से क्या है कि इसके हो जाएंगे, और इसके अधिक उदाहरण नहीं मिलेंगे। इसका एक कारण है कि इसके बाद में जो होगा, यानी क्या होगा, परवर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, और जो पूर्व वर्ण होगा वो क्या होगा, आ उपसर्ग, आ उपसर्गांत हो जाएगा, यानी आ उपसर्ग से अंत होता हो। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जब आ उपसर्ग के अंत में होने के कारण क्या है, 22 ही उपसर्ग हमारे पास हैं, और 22 उपसर्ग में कई सारे जो हैं
कि वो आ के हैं, दीर्घ आ के हैं, ऊ के हैं, ई के हैं, ऐसी स्थिति में क्या है कि अ उपसर्ग के यानी हर्ष आ उपसर्गांत बहुत कम वर्ण मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इसके कई बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। और इसमें ऐसी स्थिति पर ये हम लोगों को ध्यान देना है कि परवर्ण में ए और ओ होगा और पूर्व वर्ण में हर्ष आ ही होगा, ये हमको ध्यान देना है इस संदर्भ में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।